नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात मुझे जवाब चाहिए में इजराइल एम्बेसी के ठीक सामने हुए उस बम धमाके की जिसके चलते तमाम देश, तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संदेश गया कि कहीं बहुत भारत में आतंकवादी फिर कुछ करने की कोशिश में हैं। दिल्ली धमाके के बाद कई राज्य अलर्ट पर कर दिए गए। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस तक सब हैरान हैं आखिर ये धमाका किस मकसद से किया गया। इसके बाद आज जैश उल हिंद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जांच एजेंसियां लगातार मामले की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। इजरायली दूतावास के बाहर जांच दस्ते के सदस्य तैनात हैं। आज मौके पर जाकर जांच एजेंसियों के सदस्यों ने रिक्रिएशन भी किया। खबर है कि इजरायल की एम्बेसी से कुछ दूर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। इस फुटेज में कुछ लोग टैक्सी से उतरते हुए देखे जा सकते हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों ने टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क साध लिया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी धमाके की जगह पर एनएसजी की टीम पहुंच गई है। जांच के लिए मौके पर पहुंची एनएसजी। कल हुआ था इजरायली दूतावास के पास ये धमाका और ठीक इजरायली दूतावास के नजदीक सड़क के किनारे ये धमाका हुआ जिसमें 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। आदित्य नायर हमारे साथ इस वक्त इजरायली दूतावास के ठीक बाहर से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, एक बार फिर हमारे दर्शकों को अब समझाने का वक्त है कि कहां पर यह घटना घटी है और उसके बाद अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जी देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये काफी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको देख पाएंगे कि कैसे एनएसजी कमांडोज हैं जो यहाँ पूरे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो जो गाड़ी उनके साथ में खड़ी है उससे उन्होंने इक्विपमेंट निकाला है और यहाँ पे जो पूरे जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसकी फोटोज ली जा रही है। उससे बाकी चाहे फिंगरप्रिंट टेस्टिंग हो, डीएनए एनालिसिस हो, वो सारा जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो उनको फॉलो किए जा रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि कैसे एनएसजी कमांडोज अभी लगे हुए हैं काम पे। 5 मेंबर टीम है ये एनएसजी कमांडोज की जो यहाँ पे इजरायली एम्बेसी के सामने पहुंची हुई है। वो जो जिस स्पॉट पे वो खड़े हैं वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और अभी तक काफी कुछ एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट कर पाई है। जैसे एनएसजी अभी काम पे उतर आई है, एनआईए खुद इस पे लगी हुई थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी काफी पिछले 16 से 18 घंटे में एक तरीके से इनफैक्ट पिछले 23 घंटों में काफी सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर पाई है। आप देख पाएंगे इमेजेस की अभी कैसे एनएसजी कमांडोज hard at work जिसे कहते हैं, trying to analyze the entire situation and analyze the entire the blast site जिसे कहा जा सकता है। अभी ब्लास्ट कहा जा सकता है। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको सुनाते हैं भारत में इजराइल के राजदूत का इस मामले में क्या कहना है। Still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt and all the diplomats and their families are safe. No, well, all the options are there on the table. What we can see, and I should mention, is that yesterday, when this avid attack was conducted, we celebrated the 29th anniversary for the full establishment of diplomatic relations between Israel and India. रॉन्डी मोल का इजरायली राजदूत यहां पर ये बात साफ करते हुए कि ये सारी कोशिश में तमाम स्टाफ सेफ है, लेकिन ये कोशिश उस दिन की गई जब भारत और इजराइल अपने कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे थे। जैश उल हिंद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश उल हिंद नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जैश उल हिंद ने ये लिखा है कि दिल्ली धमाके में अल्लाह की मदद से जैश उल हिंद के जवान दिल्ली की सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो गए और आईडी धमाका करने में सफल हुए हैं। ये महत्वपूर्ण शहरों पर हमलों की केवल एक शुरुआत भर है। ये भारत के जुल्म के खिलाफ शुरुआत है। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से भारत को तमाम तरह की आतंकवादी घटनाओं में उलझाने की एक शुरुआत, एक कोशिश। और 6 तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये
धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इससे जुड़ी हुई चिंताएं बहुत बड़ी थी और इसका असर बहुत बड़ा करने की कोशिश की गई। इजरायली दूतावास के ठीक बाहर यह धमाका करने की कोशिश की गई। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने, जैसा हमने उनका सोशल मीडिया का मैसेज दिखाया इन आतंकवादियों का, उसके मुताबिक उन्होंने क्या कहा, भारत इजरायल की टीमें इस वक्त जांच करने पे लगी हुई हैं। एयरपोर्ट और मेट्रो पर तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। खास तौर पर अयोध्या और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल के दिन बीटिंग रिट्रीट का भी आयोजन हो रहा था और ठीक अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 500 मीटर की दूरी थी। अगर सड़क के जरिए देखा जाए तो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर देश के तमाम बड़े लोग मौजूद थे और वहां पर एक घटना हुई। हमारे पास तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज यादव हमारे पास बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस तंवर साहब खुफिया ब्यूरो आईबी से पूर्व अधिकारी हैं, इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे टैकल किया जाता है और क्या मोडस ऑपरेंडी रहता है इस तरह के आतंकवादी गुटों की तरफ से। और सुमित पीर विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन तब जब मैं बाकी सबसे बात कर लूं, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं, बीजेपी का भी कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा सबके बाद आपके पास आना। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कहते हैं निंदक नियर राखी, एक अच्छा क्रिटिक पास रहता है तो तमाम गलतियों पर ध्यान देने का मौका मिलता है और आप वो सवाल जरूर खड़े करेंगे जो इस धमाके के बाद उभरते हुए दिख रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये धमाका बहुत छोटा कहा जा रहा है, 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन जो मैसेज है, जो चिंताएं हैं, वो बहुत बड़ी है। यहीं से बात शुरू करते हैं। धमाके की इंटेंसिटी तो बहुत छोटी है, लेकिन उसकी टाइमिंग, उसका वक्त और जो पूरा तरीका है, वहां एक पटाखा भी अगर फोड़ दिया जाता है इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, तो ये बड़ी बात होती है। तो ये छोटी इंटेंसिटी का एक बम था और इजराइल के दूतावास के सामने होने की वजह से ये निश्चित था कि ये आतंकवादी घटना ही है, लेकिन हमारी सरकार को इसको मानने में वक्त लग रहा है कि ये आतंकवादी घटना है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इस तरह की घटना कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के शेष हिंदुस्तान में पिछले 2014 के बाद आतंकवाद का युग जो था वो खत्म हुआ था। स्लीपर सेल वगैरह सब खत्म हो गए थे। एक ऐसे युग में हम जी रहे थे जब हम सोच रहे थे कि हम आतंकवादी घटनाओं से अब मुक्त हैं, लेकिन यह घटना इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है को जो घटना घटी थी, मैं उसके बाद से ही ये बात बहुत कह रहा हूं, आप क्रिटिकली लीजिए या जैसे भी लीजिए, कि जिस देश की सरकार लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती तो वो देश की सुरक्षा को लेकर उस पर शुबा होंगे, वो कैसे करेगी? ये सवाल मैं उठा रहा हूं और वो सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वो भी आतंकवादी घटना है, क्योंकि उसका भी ऐलान देश से बाहर किसी खालिस्तानी संगठन ने किया था कि हम झंडा फहराएंगे और उस पर उसने अमल किया और उस घटना को होने दिया गया। वो नहीं रुकी घटना और हम कई तर्क ये घटना रोकी जा सकती थी और किस तरह से उसको लैप्स को देखा गया और उसको घरेलू राजनीति से जोड़ने की जो कोशिश हुई है। उसके बाद अब ये दूसरी घटना, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसके लिए भी क्या किसान संगठन को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो ये जो सवाल है कि जो आतंकी घटना है उससे लड़ने के लिए हम पूरी दुनिया में एक होने की बात कर रहे हैं, दुनिया को बोल रहे हैं कि आप आतंकवाद को देखने का नजरिया जो है अलग अलग मत रखिए, एक नजरिए से देखिए। तब हम अपने देश में भी हम वैसा ही नजरिया लेके आतंकवाद से लड़ेंगे कि आतंकवादी घटनाओं को हम किसान आंदोलन और दुनिया तमाम से जोड़ेंगे। वैसे प्रेम कुमार जी, भारत सरकार तो एक लंबे वक्त से कह रही है कि कोई गुड या बैड आतंकवाद या टेररिज्म नहीं होता, वो एक ही परिभाषा में आता है, एक ही कैटेगरी में आता है। और यहां पर हम शायद इस बात को भूले ना कि पिछले कई वक्त से जो कोशिश की गई उसमें सरकार का, जाहिर तौर पर सरकार अगर ऐसी कोशिश करती है उसी को तमाम विभाग एजेंसियां एग्जीक्यूट करती हैं, उसके बाद हमारे देश में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा कि धमाका बहुत छोटा था लेकिन चिंताएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित पीर, आपका यहां पर रिएक्शन चाहूंगा और उसके बाद टीएस तंवर साहब के पास भी जाना है। बात यह कि यहां पर टाइम, मौका और अवसर, इसको बहुत ध्यान में रखा गया है।
वक्त चुना गया वो जब ज्यादा फोकस बीटिंग द रिट्रीट पे था, जो ठीक यहां से एरियल डिस्टेंस करीब 500-600 मीटर की दूरी पर था। मौका वो चुना गया जब भारत और इजराइल अपने कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे थे, और अवसर ऐसा था जब देश की सेनाएं, तमाम बड़े लोग बाहर थे, इस पूरे आयोजन में हिस्सा थे। मैसेज क्या है, संदेश क्या है? देखिए राजीव भाई, 3 पॉइंटों में मैंने अपना आंसर दूंगा। कृपया करके 1.5-2 मिनट का टाइम दें जी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 29वीं सालगिरह हमारी इजराइल के साथ। दूसरा पॉइंट है बीटिंग रिट्रीट उस दिन हो रहा है। ये दोनों कोइंसाइड कर गए आपकी बार, यूजुअली नहीं करते, आपकी बार कोइंसाइड इन्होंने किया है। उस दिन ये आईईडी थी सर, आईईडी को असेंबल करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट करना और डेटोनेट करना 4 स्टेप का प्रोसेस है। मैं ये मानने को तैयार नहीं, ये जो लोग जिन्होंने आज जिम्मेदारी ली है उनकी जिम्मेदारी है। कल मैं आपके इंग्लिश चैनल पे था तो मेरा कहना बिल्कुल साफ साफ था, ये एक साजिश है भारत के खिलाफ। ये हमें एक मैसेज हमें और इजराइल को देना चाहते हैं कि भाई आपकी सुरक्षा अभेद्य नहीं है। और मैं बार बार कल एक इशारा कर रहा था, ये प्रोफेशनल्स का काम है, जहादीवादियों का काम नहीं है भाई साहब। ये प्रोफेशनल्स है जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्यूरेसी हुई है। और अगर आप इजराइल के राजदूत साहब का बयान देखें आज, तो वो इशारा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ। कल मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि सनसनी फैलाने का मतलब नहीं है, क्योंकि जिस मिलिट्री प्रिसीजन के साथ ये काम किया गया, इसमें मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग चाहिए जो ना आम आतंकवादी के बस का काम नहीं है। और इसमें आप एक और बात देखिए, जब हमारा लॉकडाउन होता है, हमारे एलजी प्लांट में गैस लीक होती है, फिर हमारा विंट्रॉन की इंसिडेंट देखा आपने बेंगलोर में, फिर आपने सीरम इंस्टीट्यूट का इंसिडेंट देखा, फिर आपने 26 जनवरी का इंसिडेंट देखा, और आज आपने ये इजराइल की एम्बेसी के बाहर का इंसिडेंट देखा। इसमें एक सीधा सीधा इंटरनेशनल पैटर्न जुड़ा है सर। 3 लोग इन्वॉल्व है इसमें। इन सारी गतिविधियों में चाइना का पैसा, आईएसआई, खालिस्तानी एलिमेंट और कुछ लोकल जो उनके संगी साथी है जो लोकल ग्राउंड पे काम करते हैं, वो इन्वॉल्व है। पर अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात करें, जिस लेवल का ये काम है, मैं अब भी ये कह रहा हूं कि ये हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री प्रोफेशनलों ने किया है। कुछ देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने आज ये दावा किया है ना, ये एक स्मोक स्क्रीन है, इनको सामने किया गया है, क्योंकि मोसाड का और इजरायली जो राजनयिक है उनका बयान और जो हमारी एनालिसिस ये कहती है, ये किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। इस हाई सिक्योरिटी बेद को भेदना असंभव है। और आप देखिए उनका एक और मुद्दा था, उनका डेट और टाइम फिक्स था। डेट थी, कल की डेट और टाइम भी फिक्स है। ये नहीं कि वो एक मौके की तलाश में थे, उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने आके कर लिया। उनका डेट और टाइम फिक्स था। उन्हें पता सिक्योरिटी कैसे लगती है, सिक्योरिटी के पैटर्न्स कैसे होती है, इसको कैसे ब्रीच किया जाए। ये एक नॉर्मल जहादी या टेररिस्ट का काम नहीं है राजीव भाई, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें जिनकी तरफ इशारा दे सकता हूं तो वो कंट्री जी जी उनका कुछ लेना देना लगता है। चलिए सुमित भाई, आपने अपनी बात सिलसिलेवार रखी और आप यहां पर यह कह रहे हैं कि दरअसल अभी जो फेस सामने आया है, असल में फेस वो नहीं है। एलन राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस तंवर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले टीएस तंवर साहब के पास मैं चलता हूं। टीएस तंवर साहब, क्या इस पूरी घटना को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी प्रिलिमिनरी जो चीजें निकल कर आई हैं, उसमें आईडी के इस्तेमाल की बात कही गई है। मैं एक अनजान लेमैन की तरह आपसे पूछ रहा हूं, क्या आईडी का इस्तेमाल इतना आसान है? और अगर है तो क्या सीसीटीवी मॉनिटर्ड इस हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर इस चीज को करना यह भी इतना ही आसान है भारत में? देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है और ये हमारे इस सेंसिटिव जोन के अंदर ये घटना हुई है, तो ये हमें पूरे देश के लिए चिंता की बात है। हमारे भारत और इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और ये ऐसा लगता है कि अभी जो ईरान और इजराइल के अंदर जो आपस में मनमुटाव हो रहा है, उसी का एक संकेत इस घटना के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि जो इजराइल को ये डर है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान कर रहा है वो 20% से ज़्यादा हो रहा है, और ईरान ने ये धमकी दी है कि इजराइल में तेल अवीव और हाफा पे अटैक करेंगे। तो उस कंडीशन में भारत के और इजराइल के जो संबंध है वो ये बाहर की तीसरी देशों को पसंद नहीं है। और भारत को इस घटना के द्वारा एक मैसेज दी गई है
ये एक आतंकी घटना है, क्योंकि बैटरी मिली, वहां पे जो चिट्ठी मिली इजराइल एम्बेसडर के नाम मिली, और इजराइल के जो स्टाफ और फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको एक संकेत दिया है, धमकी का संकेत है, क्योंकि प्रेजेंट जो स्थिति है दिल्ली में उसमें इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। और जो नाम आया है जैश उल हिंद, वो ऐसा लगता है कि जैश मोहम्मद ने अपना एक नाम इंडिया के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ते हुए ये जैश उल हिंद का नाम लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो शिया और सुन्नी का झगड़ा है और इस समय पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो ये शियाओं को धमकाने के लिए ये एक मैसेज है, क्योंकि जो शिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में भी, कश्मीर में मैं आपको बताऊं एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल मोमिनीन, उसके पास बहुत वेपन्स हैं और वो दिल्ली में उनके भी ऑपरेशंस होते रहे हैं। और दिल्ली में जितने भी कश्मीरी आते हैं वो स्टूडेंट हैं या ये कारपेट बेचने वाले हैं, ये ईरानियन एम्बेसी के साथ संपर्क में रहते हैं, इनको वजीफा मिलता है। तो ये एक ऐसी घटना है, क्योंकि ईरान में जब से ये झगड़ा हुआ है अल-कायदा अफगानिस्तान से शिफ्ट हो गया है। अल-कायदा अभी ईरान में पहुंच गया है और अल-कायदा का जो नंबर 2 था, जिसका कि ओसामा बिन लैदेन की जो बहू है उसका मर्डर हुआ, उसके बाप का, जिसमें कि इजरायली ऑपरेटर्स का नाम आया और उन्होंने इजराइल में जाकर के इजरायली ऑपरेटर को मारा। तो देखिए ये सारा संकेत हिंदुस्तान और इजराइल दोनों को है। भारत इजराइल के संबंध ऐसे हैं कि हमें इस घटना को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना है जी, और ये मालूम करना है, क्योंकि अभी लीड्स बहुत हैं, स्पॉट के ऊपर लीड्स बहुत हैं जो हमारी एजेंसी कर रही हैं। और जैसा कि पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा है कि हमारी बात हो गई है ड्राइवर से और शायद कुछ लीड आएंगे, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इन्फिल्ट्रेशन के जो भी किसान आंदोलन है उसके थ्रू और इजरायली फ्लाइट्स, इजरायली टूरिस्ट, कबाड़ हाउस, ये सब के ऊपर संकट हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर है, ये बहुत, और भारत सरकार इसके लिए तत्पर है। जी, इसीलिए जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से बात की जी, और वो तमाम बातें वो तमाम बातें हो रही हैं, क्योंकि दोनों देशों के आपसी संबंधों को इस घटना के चलते कोई असर भी न पड़े। मेरे साथ इस वक्त एलन राव साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। एलन राव साहब, एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में लिखा है ये तो बस एक ट्रेलर है, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कई एक गैजेट्स पर रिलाई करती है, अगर आज के जमाने की बात देखी जाए, और उसमें सबसे खास अहम जानकारी होती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जिसमें इस गाड़ी की तस्वीर भी कैद हुई, उन लोगों के बारे में भी कैद हुआ। क्या दिल्ली इतना कवर्ड है, या जो जांच है उसमें यह नहीं पता लगाया जा सकता कि ये गाड़ी चली कहां से थी, जो लोग इस गाड़ी में बैठे उनका ट्रेल नहीं फाइंड आउट किया जा सकता? क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा ब्लास्ट हो सकता है, 4 गाड़ियों के शीशे टूटे हों, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, और डर इस बात का है कि कहीं ये शुरुआत का ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपेरिमेंट किसी बड़े ब्लास्ट की कहानी ना रच रहा हो। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक मैसेज बहुत बड़ा है इस छोटे से ब्लास्ट के अंदर छुपा हुआ है, और खासतौर से चिट्ठी में भी इन्होंने बता दिया है कि ये एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अभी देखना क्या क्या करेंगे। ये बहुत डेयरिंग जो अटैक किया है, जो भी करने वाले हैं, ये मैं सुमित जी से बड़ा सहमत हूँ कि ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, एक प्रोफेशनल ट्रेंड आदमी का काम है। क्योंकि जब आईईडी बनती है तो वो आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्लोसिव, बैटरी, डेटोनेटर और टाइमर। ये सारी चीजें मिलाकर ये बम ब्लास्ट होता है। अब आपने पूछा है कि सीसीटीवी फुटेज, यस, सीसीटीवी फुटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व हो गया आजकल की हमारी इन्वेस्टिगेशन में और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने में। सीसीटीवी फुटेज एक तीसरी आंख होती है जो कि हमेशा 24 आवर्स चलती रहती है, और उसमें जो रिकॉर्ड हो गया वो कभी झूठा नहीं होता है, वो बिल्कुल सत्य होता है। और उसकी मदद से हमने बहुत से केसेस को क्रैक किया, और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको भी केस को बहुत जल्दी ही क्रैक कर लेंगे। और सीसीटीवी फुटेज
की मदद से कहीं तो ये पता लगा कि कोई एक जो कैब जो थी वो उसको पता लग गया, उसका ड्राइवर ढूंढ लिया है। मेरा सीधा एक सवाल आपसे है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये गाड़ी जहां पर आके रुक रही है उस जगह से लेकर उसके पीछे के तमाम रास्तों पर अगर अवेलेबल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को, जैसा कि मेरी उम्मीद है कि एजेंसीज देख रही होंगी, क्या इसका ट्रेल पता किया जा सकता है, चली कहां से थी और उसके बाद इन तमाम कल्प्रिट्स के हाइडआउट तक क्या पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जहां से गाड़ी लोकेट हुई है उसके पीछे जितनी भी वहां उस जगह पर आने वाली आर्टरी रोड्स हैं, जितने भी पॉसिबल रोड्स हैं, जितने पॉसिबल रूट्स हैं, उनके रूट्स को पीछे अगर 5-10 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां देखें कहां कहां पे कैमरे लगे हुए हैं। और दिल्ली में आज की तारीख में बहुत जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी कैमरे लगे हैं, जहां पर आपको गाड़ी की दोबारा से पिक्चर मिल सकती है और उस गाड़ी में कौन बैठे हैं उनकी पिक्चर मिल सकती है। तो ये गाड़ी को ट्रैक करने के लिए जिस जगह से गाड़ी से हम पीछे अगर जाएं 10-10 किलोमीटर हर एक रूट पर, पॉसिबल रूट पर, तो वहां से डेफिनेटली उस गाड़ी को लोकेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की टीम इसमें लगी हुई होगी और ये बहुत बड़ा अहम सुराग होगा उन लोगों के चेहरे पहचानने में, क्योंकि जब ये जो कैब का ड्राइवर है वो चेहरे तो बता रहा है, उनका हुलिया बताकर एक पोर्ट्रेट बनेगा जिसे हम चित्र कहते हैं, लेकिन वो चित्र उनसे बेटर रहेगा, उनसे बेटर नहीं रहेगा। वो चित्र जो सीसीटीवी फुटेज में एक्चुअल में उन आदमियों की फोटो हमें मिल जाएगी, वो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक और है, मैं समझता हूँ इस दिशा में काम हो रहा है। ठीक है एलन राव साहब, आप किस दिशा में काम हो रहा है, किन किन तरीकों से काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो छुपे तो नहीं होते लेकिन लीड वो एजेंसीज को जरूर देते हैं। मनोज यादव साहब मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनोज जी, आपके पास इतना वक्त लगाकर आने का एक ही वजह थी कि मैं जान लेना चाहता था कि हमारे तमाम पैनलिस्ट इस पूरी घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, बड़ी पार्टी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लिहाजा देश और इसकी सुरक्षा और इससे जुड़े तमाम मुद्दे, उसके जवाब आपसे चाहिए होंगे। प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि जिनसे लाल किले की सुरक्षा नहीं की जा सकी वो देश की सुरक्षा किस तरीके से संभाल पाएंगे। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि जो भी तरीका चुना गया है, जो मौका चुना गया है, जो अवसर चुना गया है, वो शायद भारत सरकार को भी संदेश देने की कोशिश है और वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की भी कोशिश है। क्या तैयारी है, क्या कर रही है सरकार, क्योंकि ये हम सब ने देखा है पिछले कई सालों से देश में ऐसी आतंकवादी घटनाएं एकदम खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। जी, सबसे पहले तो विषय यह है कि जब भारत और इजराइल अपनी 29वीं अपने कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो उस समय इस तरह का आतंकी हमला होना और जिस तरह का ये हमला हुआ है, चाहे विस्फोट छोटा ही हो, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। भारत सरकार संजीदगी के साथ में इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रही है, एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गृह मंत्री जहां बंगाल का दौरा रद्द करके स्वयं यहाँ पर उपस्थित है और बैठकें ले रहे हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं कि क्या हुआ है और इसकी तफ्तीश होने के बाद भी अंत में पता लगेगा क्या हुआ है। दूसरा विषय यह है कि ये घटना केवल यही नहीं घटी है, ये पेरिस में भी आपके इजरायली दूतावास के पास में इस तरह की घटना घटी है। तो इजराइल का तो मानना है कि ये हमको टारगेट करके, इजराइल को टारगेट करके इस तरह की ये वारदात है कि आतंकवादी वारदात है। और कोई अच्छा आतंकवादी और बुरा आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर 2014 के बाद से कि ये छोटी सी घटना घटी है, अन्यथा आपको याद होगा कि किस तरह से इस देश के अंदर, मैं प्रेम जी को बता देना चाहता हूं कि किस तरह से आपके मनमोहन सरकार के यूपीए के समय, आपको याद दिलाता हूं, दिसंबर 2010 में शीतला घाट वाराणसी में 2 लोग किल्ड हुए। अप्रैल 2010 में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर के अंदर कितने लोग मारे गए। 13 फरवरी 2010 को जर्मन बेकरी पुणे के अंदर 17 लोग मारे गए। मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ 2010 के अंदर, 2010 में अटैक हुआ जामा मस्जिद के अंदर, 2010 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 30 जारी कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ, 2013 में बोधगया में ब्लास्ट हुआ, 26/11 हुआ। पूरा देश जानता है किस तरह की आतंकवादी घटनाओं का सिलसिला चलता था यूपीए के समय में। और अभी हमसे बता रहे हैं कि आप लाल किले की हिफाजत नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं यूथ विंग बोलती है कि इन सिखों ने फतेह कर लिया, वो जो उन्होंने अपना धर्म विशेष का झंडा वहां पर लगाया, जो हमारी विरासत का प्रतीक है, स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक माना जाता है। 15 अगस्त के दिन वहां तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और उन ऐसे लोगों को ये लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, देखिए राकेश टिकैत जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। अजीत सिंह जी उनके पास में
आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। ये किसान नहीं हो सकते हैं। जिन जिहादियों ने, जिन आतंकी मानसिकता के लोगों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को धूमिल करने का प्रयास किया, जिस तिरंगे के निशान बान शान के लिए हम लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उस तिरंगे का अपमान किया और उनके समर्थन कौन कर रहा है, उनके पीछे खड़ा कौन है? मनोज भाई राहुल गांधी शहजादे बोलते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो ये कौन तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो? मनोज जी, ये बार देने वाला है, ये कांग्रेस पार्टी है, ठीक, ये राजनीतिक दल है। ठीक है मनोज जी, टीएस तंवर साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक खास बात पर, मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा, उन्होंने एक इशारा किया था कि जो घटना हुई है इसके पहले राजधानी में हो रही तमाम जो भी घटनाएं हैं, जो आंदोलन चल रहा है, उस पर भी तमाम पैनी निगाह थी, तमाम एजेंसीज की, तमाम लोगों की, और इस बात का डर उन्होंने भी जताया है कि इसकी आड़ लेकर कुछ लोग यहां पर सक्रिय हो गए हो सकते हैं। तो क्या आपको भी डर लग रहा है कि इसकी आड़ में कुछ ऐसे तत्व राजधानी में आ चुके हैं, आ गए हैं? देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक नेटवर्क होता है। मैं आ रहा हूं, टीएस तंवर साहब आ रहा हूं, जरा टीएस तंवर साहब आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी से पूछ रहा था, टीएस तंवर साहब आ रहा हूं। मनोज जी, राजीव जी, जैसा कि बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं वहां पर दिखाई दे रही है, किस तरह की चीजें चल रही है, वहां अल्ट्रा नक्सलियों ने उसको हाईजैक कर लिया है। आप देख रहे हैं खालिस्तानी झंडा वहां पर लहराया जाता है, उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग और सज्जिन इमाम जैसे लोगों के पोस्टर वहां पाए जाते हैं। वहां पर कैसे बोलते हैं कि इंदिरा को तो ठोक दिया, नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे। बताइए, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे। और देख रहे हैं, आपको पता, वाशिंगटन डीसी के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को तोड़कर वहां पर किस तरह से इन्होंने अपना झंडा लहराया। और कांग्रेस पार्टी जो उधार का गांधी सरनेम लेकर के बैठी हुई है, एक भी ट्वीट नहीं किया। नहीं, देखिए मनोज जी, ठीक है मनोज जी, बात हम कर रहे हैं इजराइल की, बात हम कर रहे हैं इजराइल एम्बेसी के बाहर हुए उस बम ब्लास्ट की, जो इंटेंसिटी में भले ही छोटा हो, लेकिन उसके चलते एक ऐसी घटना सामने आई है जो एक लंबे वक्त बाद यहां पर हुई है। मैं आऊंगा आपके पास प्रेम कुमार जी, लेकिन उससे पहले टीएस तंवर साहब मुझे बता रहे थे। टीएस तंवर साहब, निशाना इजराइल को बनाया गया और जैसी बात निकल कर आई है, इजराइल की तमाम एम्बेसी पर इस तरह के थ्रेट्स परसेप्शन रहे हैं और इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन भारत को चुनने के पीछे क्या वजह रही? और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक चेहरा जैश उल हिंद का सामने रखा है, इस सोच के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टारगेट है, इजराइल एम्बेसी का स्टाफ जो है वो टारगेट पे है, और इजराइल की जो एयरलाइन है और इजराइल के जो टूरिस्ट हैं और कबाड़ हाउस है बॉम्बे में, ये सब टारगेट में हैं। और जैसा कि चिट्ठी में लिखा है एम्बेसडर को कि ये ट्रेलर है, मैं आपको बताना कि इनका नेटवर्क टेररिस्ट का दिल्ली एनसीआर में फैला है, इनकी हाइड आउट्स हैं, इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं। ये मैं आपको पहले बताऊं कि पहले एक टीम आई थी जो आईएसआई से मिलकर के लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी की किडनैपिंग के लिए, जिसमें उमर शेख शामिल था, और जामा मस्जिद में वाला मस्जिद में ठहरे थे ये, और इनकी लोकल सपोर्ट है, और इनके पास वेपन है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास इंटेलिजेंस है। घटना जो छोटी नहीं है, मेरे हिसाब से ये आतंकी संगठन और आईईडी का यूज बहुत बड़ी बात है, और इजराइल इसका मैसेज देना चाहते हैं कि इजराइल जो इंडिया के साथ अभी हमारा डिफेंस पैक्ट है, इजराइल की कुछ टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर यूज कर रहे हैं जी। भूटान की इजरायली एम्बेसी भूटान में आ गई है। तो ये जो जितना भी इजराइल और इंडिया का संपर्क बढ़ रहा है, उससे इन देशों को चिंता हो रही है, और ये देश एक ट्रेलर के रूप में मैसेज दिया है कि इसको कम मत समझें,
हम ठीक है। आगे कुछ करेंगे। ठीक है, ये आगे कुछ करेंगे और उसका संदेश उस चिट्ठी में है तंवर साहब, उसका संदेश उस चिट्ठी में है कि आगे भी कुछ कर सकेंगे। चर्चा हमारी आप सबके साथ जारी है, लेकिन मेरी चर्चा में एक खास बिंदु अब यह भी होने वाला है कि क्या ये किसी एक या दो शख्स का काम है, क्योंकि दो लोगों के चेहरे उस सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं, लेकिन अगर दो लोग आगे बढ़कर प्लांट करने का काम कर रहे हैं तो उनके पीछे कितने लोगों का सपोर्ट है इस कल की घटना को अंजाम देने के लिए। चर्चा कर रहे हैं हम कल इजराइल दूतावास के ठीक सामने हुए उस बम धमाके की, जो था तो छोटा लेकिन संदेश और चिंताएं बहुत बड़ी दे गया, और उसी को लेकर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एलन राव साहब, एक लंबे वक्त तक आपने पुलिसिंग की है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप रहे हैं, आपने इस तरीके के तमाम केसेस को देखा भी होगा। दो लोगों के चेहरे उस फुटेज में बताए जा रहे हैं जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या ये दो ही काफी हैं इस तमाम धमाके की जिम्मेदारी के लिए, या इन दो के पीछे कल के ही धमाके की केवल बात करें और भी कई लोग हो सकते हैं? कहते हैं इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स कौन है, किसका पर्पज है करने का, इसमें फाइनेंसर कौन है, कौन कौन आदमी इन लोगों को जिसने ट्रेनिंग दी है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके एक इतना बड़ा कोई ब्लास्ट का जो केस है वो अंजाम दिया जाता है। 2012 का जो इजराइल एम्बेसी में जो स्टिक बम लगा था गाड़ी में, जिसमें वुमेन डिप्लोमेट और दो उसके कर्मचारी एम्बेसी के जख्मी हो गए थे, गाड़ी डैमेज हुई, तो वो केस हमने इन्वेस्टिगेट किया था जब मैं स्पेशल सेल में था तब। तो वो उस केस में एक पत्रकार को अरेस्ट किया था और उसके बाद दो ईरानी लोगों को नाम इसमें आया था जो कि बाद में पकड़े नहीं जा चुके थे, वो देश छोड़ चले गए थे। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये दो आदमी ही इसमें शामिल है, इसके पीछे कितने भी आदमी शामिल हो सकते हैं। वो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आदमी पकड़े जाएंगे, इनकी डिटेल इंटरोगेशन होगी, उसमें सारे पता लगेगा कि फाइनेंस किसने किया था, किसने बनाया था, आईडी किसकी, क्या क्या इक्विपमेंट्स और कौन कौन हो सकता है, बनाने में हो सकता है कोई और आदमी भी शामिल हो और ये प्लांट करने वाले हो। हर आदमी का अपना रोल होता है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये इतना बड़ा हादसा करने के लिए तैयारी करती है तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये रैकी भी की गई है और ये भी देखा गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कहाँ खराब है। जैसे इस जगह पर बताते हैं कि सीसीटीवी खराब था, तो ये भी उन्होंने 2-3 बार रैकी की होगी। और डेफिनेटली ये जो आज कल का जो दिन निश्चित किया था वो इसीलिए किया था, ये पुलिस का ध्यान ज्यादातर बीटिंग के रिट्रीट पे होगा या किसानों के आंदोलन में बॉर्डर पे होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षा की जो इंतजाम हैं वो हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि वो कम रहे होंगे। और यहाँ पर ये टाइम और जगह और दिन, ये तीनों बड़ा सोच समझ कर किए गए हैं और ये सब प्लानिंग का पार्ट है। तो एक कॉन्स्पिरेटर्स जो भी हैं, इन दो के अलावा बहुत से आदमी शामिल मिलेंगे, बहुत से लोग हो सकते हैं सब। प्रेम कुमार जी, कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछले कई सालों से, जैसे 2012 की घटना है, हम सबको याद है, इजरायली एम्बेसी की गाड़ी थी जिस पर मैग्नेट बॉम्ब जैसी एक चीज लगाई गई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ था। शायद उसके बाद से लगातार जिस तरीके से विजिलेंस रही, विजिल बढ़ाई गई, ये चीजें नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा आश्वस्त हो गए कि हम अपनी सुरक्षा में काफी मजबूत हो गए हैं और उसका फायदा इन लोगों ने धीरे धीरे करके उठाया है? टीएस तंवर साहब कह रहे हैं कि एक साइड बाय साइड दिल्ली एनसीआर में स्लीपर सेल भी बहुत तेजी से एक्टिव हुआ लगता है। देखिए राजीव जी, मैंने यही बात कही थी कि 2013 में जो घटना घटी उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनको एक सुरक्षित जगह ये मिला जिसमें आतंकवाद की घटना देश में कहीं नहीं थी। घटना ऐसा नहीं कि इन्होंने आतंकवाद खत्म किया, जैसा कि मनोज यादव जी बोल रहे हैं। आतंकवाद की घटनाएं अब अगर सुगबुगाहट फिर से ले रही हैं और स्लीपर सेल पैदा हो रहे हैं तो हमें, हमारा जो अतीत का अनुभव है उससे हमें चिंता हो रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर परिस्थितियां बदली हैं या फिर घरेलू स्थिति में जो अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें कि हर घटना से निपटने के लिए सरकार का जो ये एटीट्यूड होना चाहिए, आतंकवाद से खिलाफ हम कैसे लड़ें, तो हम मनोज यादव जी के भी आंसर से यही समझ रहे हैं कि वो ये एटीट्यूड ये है कि कैसे विपक्ष को इसमें दिखाया जाए। देखिए, मैंने कहा दिल्ली जो लाल किले में घटना घटी वो आतंकवादी घटना है, सरकार को आज न कल ये मानना पड़ेगा। और अगर आप आतंकवादी घटना नहीं मानेंगे तो फिर आप इसको ऐसी घटनाओं को खत्म नहीं कर सकते और आने वाले समय में ये चिंता और बढ़ेगी। ये घटना भी जो है इसको आतंकवादी घटना मानने में, जो औरंगजेब रोड पर इजराइल दूतावास के सामने हुई, अब तक सरकार ने हिचक दिखाई है
क्यों शर्म क्यों आ रही है? आतंकवादी घटना को पहचानने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको पहचानिए। और वो जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप हमेशा टारगेट कर लिए, अरे घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है भाई, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इससे मत जोड़िए। किसान आंदोलन से निपटने का तरीका कुछ और होगा, ये आतंकवाद की घटनाओं से जोड़ के आप उसको मत निपटाइए। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी, संविधान के तहत नरेंद्र खत्म होगा। नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद में आपने देखा कि इस तरह से यहाँ पर कोई भी तरह की कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, मनोज भाई, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं कि आप स्वीकारने की स्थिति में हैं ही नहीं कि अभी कोई आतंकवादी घटना जैसी हुई। प्रेम कुमार जी तो ये भी कह रहे हैं कि लाल किले में जो हुआ वो भी एक आतंकवादी घटना थी और कल की भी थी, लेकिन सरकार हिचक रही है क्योंकि एक ऐसा बादल बनाया गया है जिसमें कि मोदी जी के शासन में तमाम चीजें बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित है। करके मैं जवाब देता हूं। पहला विषय तो यह है कि जब एनआईए और इजराइल की दोनों एजेंसियां मिलकर के इसकी जांच कर रही है, जांच पूरी होने के बाद में पता लगेगा कि ये आतंकवादी घटना है या किस तरह की घटना है, या किसने किया है, जिहादियों ने घटना की है या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि इजराइल के जो पेरिस में दूतावास है वहां पर भी इस तरह की घटना सामने निकल करके आई है। इसका भी तार जोड़ के देखना पड़ेगा, वो बाद में 1-2 दिन में निकल के आ जाएगा। दूसरा विषय है कि जिस आतंकवादी घटना की बोल रहे हैं कि जो निश्चित रूप से जिन आतताइयों ने जिस तरह के लोगों ने यहाँ पर लाल किले पर जिस तरह का हड़कंप मचाया और जिस तरह का तांडव किया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन ये बताइए उस तांडव का समर्थन कौन कर रहा है? उस तांडव का समर्थन ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, राकेश टिकैत जैसे, योगेंद्र यादव जैसे, अरुंधति राव जैसे और दशन पाल जैसे लोगों का समर्थन कौन कर रहा है? ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है, उनको वो खोटा बना रहे हैं। राकेश टिकैत एक ऐसे व्यक्ति हैं। मनोज जी हम भटक जाएंगे। ठीक है, किसान आंदोलन अपनी जगह। मनोज जी सादर आपसे कहूंगा, हम भटक जाएंगे। हम अभी इजराइल दूतावास के आगे बम ब्लास्ट, उसके चलते हुए पैदा हुई आतंकी घटनाओं की इस समस्या और भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पड़ रहे किसी प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या इससे भारत पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्या यह जताने की कोशिश की गई है कि भारत में इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं? राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश सुरक्षित है और जो भी जांच एजेंसियों की जांच सामने आने दीजिए, उसके बाद पता लग जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन इसका पोलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहा है। जांच अभी हुई नहीं है, उसकी नतीजे अभी आए नहीं है, अभी से ही ये लोग सिफोगा छोड़ने लग गए हैं कि ये वो घटना है। अरे भाई अभी रुक जाइए, 1-2 दिन का समय दीजिए, तब तक जांच पूरी हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन पोलिटिसाइज करता है। ठीक है, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण कौन करता है? ये वही राहुल गांधी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वहां पर 2017 में जब हम लोग डोकलाम में अपनी समस्या सुलझा रहे थे, ये पिज्जा खाने वहां बैठे हुए थे, वहां नूडल्स खा रहे थे। वहां पर ये 2007 के अंदर किस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर ये लोग वहां से चंदा लेते हैं। ये देखिए, पॉलिटिसाइज करने का कौन प्रयास करता है? चलिए ठीक जी, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं। मैं सुमित पीर के पास, सुमित पीर, जवान खड़े हुए थे, देश के लोग खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए थे, वहां पर राहुल गांधी अभी। ठीक है, सुमित पीर आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। सुमित पीर, मनोज जी को आपने सुन लिया। सुमित पीर, मनोज जी बंद कीजिए, मनोज जी डबल स्टैंडर्ड बंद। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मनोज जी सुन लेने दीजिए। तमाम मुद्दों को अगर हम ले जाएंगे तो उससे चीजें मिक्स होती हुई दिखाई पड़ेंगी। सुमित भाई, अंतर्राष्ट्रीय अगर स्थिति को देखा जाए, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, भारत को ही क्यों चुना गया और भारत और इजराइल को ही इसमें क्यों रखा गया? वो क्या वजह थी? क्या इस तमाम घटना के लिए कल के दिन को चुनना, भारत को चुनना और इजराइल एम्बेसी को चुनना, ये एक बहुत प्री प्लान, बहुत पहले से किया जा रहा एक्ट था? और अगर था तो क्या हम उसको पहचानने, पकड़ने में नाकामयाब हुए? देखिए राजीव भाई, मैं 2 पार्टों में इसका जवाब दूंगा, कृपया टाइम दीजिएगा। पहला पार्ट है जो भारत का बढ़ता वर्चस्व है। देखिए, दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है। ईरान, पाकिस्तान और चाइना ये ट्रायो बन गए, इनकी बहुत घनिष्ठ पार्टनरशिप हो गई है वर्ल्ड स्टेज पे, कोई बात छुपी नहीं है। अब देखिए, हमें इजराइल से वेपन और ऑल वेदर फ्रेंड हमारा इजराइल है, इजराइल से काफी वेपनरी आती है, इजराइल हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इसकी तकलीफ होती है ईरान को। हमारे पास हमारे एप्पल का सबसे बड़ा कारखाना खुलता, उसकी तकलीफ होती है चाइना को। हमारे यहाँ कोरिया के कारखाने खुलते, उसकी तकलीफ होती है चाइना को। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम वैक्सीन ला रहे, दुनिया को दे रहे, इसकी तकलीफ हो रही है
पाकिस्तान को। और अब ऐसा दिन जहां जुगलबंदी हो, बीटिंग रिट्रीट हो और 29वीं सालगिरह हो। और अब एक और चीज आप देखिए इसमें, ये एक मोसाड स्टाइल अटैक था मोसाड पे। अभी राव साहब बात बात में एक बात कह गए और आदि छोड़ गए। उन्होंने कहा 2 ईरानी जो इसमें पाए गए थे वो देश छोड़ के चले गए। अगर ऐसे अटैक होते हैं राजीव भाई, तो ये उनकी गवर्नमेंट के सुनियोजित कार्यक्रम के अंडर होते हैं। ये लोग जो आते हैं ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ आते हैं, डिप्लोमेटिक कवर के साथ आते हैं, ये काम करते हैं, निकल जाते हैं। ये आतंकवादी नहीं है। लास्ट टाइम का अटैक भी कुछ इस तरह का अटैक था, वो किसी आतंकवादी नहीं किया था। और ये जो लोकल लोग की फोटो आ रही, इन्हें हम भाषा में कहते हैं म्यूल्स आर यूज, पोनीज आर यूज। इन्हें बस वो कह रहे ना गधा मजदूरी के लिए यूज किया जाता है, ना इनका हाथ होता है ना इनका काम होता है। ये लास्ट माइल काम करते हैं। और ये जब सारी चीजें हो रही हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगा। देखिए जो लाल किले में हुआ, आज सब कह रहे भाई वो खालिस्तानी थे, वो जिहादी थे, ये थे, पर कोई उनको जानता नहीं है। वो हजारों लोग राजीव भाई कहां छुपे थे? इन्हीं कैंपों में छुपे थे। आपकी पुलिस व्यवस्था इधर उधर आपने लगा दी, तो इन और ऐसी परिस्थितियों को आप आने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे दुश्मन है वो उन अपॉर्चुनिटियों का वोट करते हैं, वेट करते हैं कि ऐसा मौका कब मिले और हम अपना काम कर जाए। और अगर उन कैंपों में ये हजारों खालिस्तानी और जिहादी छुप सकते हैं, तो ये 3-4 इंटरनेशनल आतंकवादी क्यों नहीं छुप सकते? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। आपका सुमित आपका इशारा यह है कि जिन लोगों ने इसको प्लान किया धमाके के ठीक पहले, दरअसल वो जानते ही नहीं थे कि उनके हाथ में क्या है, उनके पास क्या है, उनको करना क्या है, उनको बस जगह बता दी गई। बिल्कुल, उनको वो लोकल, इसको टेक्निकली लोकल म्यूल्स कहते हैं। म्यूल्स यानी कि खच्चर, उनका काम इतना होता है। पर आप सोचिए हाई सिक्योरिटी जोन में ये सब करना, ये आतंकवादी घटना नहीं है राजीव भाई। वक्त फैसला करेगा। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और इनसे ये दिखाना चाहते हैं भारत कमजोर है, भारत में कोई सेफ नहीं है। भारत में देखिए नहीं तो हमारे लॉकडाउन में ये अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हमलों में एक गुलाबी दुपट्टे का कनेक्शन भी सामने आया है। एजेंसीज को जांच के दौरान ब्लास्ट की जगह पर एक आधा जला हुआ गुलाबी दुपट्टा भी मिला है, और इसको लेकर अब तफ्तीश तेज कर दी गई है। क्या पता इससे तमाम क्लूज मिले, क्योंकि क्लूज किसी भी चीज से किसी भी लीड की तरफ ले जा सकते हैं। छर्रे मिले हैं वहां पर एक लेटर मिला है, वहां पर तमाम पीसेस मिले हैं कैन के। वो तमाम चीजें होंगी जो शायद इन्वेस्टिगेशन में लीड देंगी, और कोई भी चीज जो वहां पर मिल रही है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। उसकी जांच के बाद वो क्या लीड दे जाए, ये भी बहुत खास हो जाएगा। आशीष सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत कुछ तलाश रही थी कल रात से ही एजेंसीज, क्या कुछ मिला है और उस गुलाबी दुपट्टे को लेकर क्या इशारे दिए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो जांच एजेंसी से मेरी बात हुई है उसमें उन्हें गुलाबी रंग का दुपट्टा मिला है। ये दुपट्टा आधा जला हुआ है, और अब वो इसके बारे में पता लगा रहे हैं कि आखिर ये गुलाबी दुपट्टा वहां पहुंचा कैसे। वो दुपट्टा अगर वहां पहुंचा भी तो वो जला कैसे, क्या उसी में ब्लास्ट की जो सामग्री थी वो रखी गई थी? ये तमाम जो एंगल हैं उन पर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। दरअसल इस पूरे मामले में जो छोटे छोटे एविडेंस भी मिल रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस कलेक्ट कर रही है, और हर को बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर जो विस्फोटक था वो वहां पहुंचा कैसे। दूसरी अहम बात राजीव, आज दिल्ली में जो रहने वाले कई ईरानी लोग हैं जो वीजा के थ्रू यहां पे रह रहे हैं, उनसे आज दिल्ली पुलिस ने कल के ब्लास्ट के बारे में पूछताछ की है। कई इसमें से ऐसे लोग भी थे जिनका जो वीजा है वो एक्सपायर हो चुका है, उससे भी उन लोगों ने दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, और एक कड़ी को जोड़ने की यहां दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को साफ कहा है कि तय समय में ही, यानी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में आप जांच को पूरी करिए। दिल्ली पुलिस पर दबाव है क्योंकि मामला सेंट्रल दिल्ली का है और इजरायली जो दूतावास है उसके पास ब्लास्ट हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस हर वो सुराग को ढूंढ रही है और एक कड़ी यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट की सामग्री वहां पहुंची कैसे और ये ब्लास्ट हुआ कैसे। एक और तीसरी अहम बात भी मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि कल दिल्ली पुलिस को एक कैब ड्राइवर ने फोन किया था जिसमें उसने कहा था कि 2 संदिग्धों को उसने छोड़ा है। आज दिल्ली पुलिस ने जब उस कैब ड्राइवर से बातचीत की तो उसमें ये पाया कि कल वो कैब ड्राइवर जो था वो नशे में पूरी तरह से धुत था और उसकी जो लोकेशन थी वो सेंट्रल दिल्ली यानी इजरायली दूतावास के पास ना होकर बल्कि एयरपोर्ट पर थी, लिहाजा वो झूठा निकला।
दिल्ली पुलिस अब दूसरे एंगल से देख रही है कि क्या कोई ऐसा चश्मदीद और मिल जाए जो उनके हुलिया के बारे में थोड़ा बता सके, क्योंकि कैब ड्राइवर की तो बात गलत निकली। लिहाजा अब भी दिल्ली पुलिस के पास वो दुपट्टा आया है, कड़ी को जोड़ने की कोशिश है। इंतजार करिए राजू, बहुत जल्द कुछ बड़ा दिल्ली पुलिस हमारे निकल कर आएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद बने रहिए आशीष, बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली हमले को लेकर पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पुलिस ने कुछ ईरानियों से पूछताछ की है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जैसा आप लगातार इस वक्त उनको बता रहे थे, और आपने इस खबर को अभी कुछ देर पहले हमारे लिए एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि कुछ ऐसे ईरानियों से पूछताछ हो रही है जो दिल्ली में रहते हैं। और इनमें खास बात आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी ईरानी मिले हैं जिनका यहाँ पर रहने का जो टर्म है वीजा, वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसे कितने लोग दिल्ली पुलिस की निगाह में हैं जिनसे दिल्ली पुलिस इस वक्त बात कर रही है, क्योंकि ये एंगल की तरफ मेरी चर्चा में मेरे कुछ एक गेस्ट भी इशारा कर चुके हैं। देखिए, दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई। जो लिफाफा था, उस लिफाफे में लिखा हुआ था कि ये महज एक ट्रेलर है, और 2020 में ईरान के जनरल की जो हत्या है हुई थी, उसका जिक्र यहां पर किया गया था उस लिफाफे को लेकर, उस लिफाफे के ऊपर। लिहाजा उस कड़ी से दिल्ली पुलिस, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजू, लिहाजा अब उस कड़ी को दिल्ली पुलिस जोड़ रही है। और यही वजह है कि ये ईरान के जो लोग इस समय दिल्ली में हैं, उनसे जो दिल्ली पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। न सिर्फ इन लोगों से पूछताछ होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट कंट्री से जो लोग 1 महीने के भीतर यहां पर दिल्ली में आए हैं, या फिर ईरान से जो 1 महीने के भीतर दिल्ली में आए हैं, इन सबके रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। उन सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कुछ भी संदिग्ध है, तो जो 1 महीने के भीतर ईरान से या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री से इंडिया आए हैं या दिल्ली आए हैं, तो इन सबसे पूछताछ की जाएगी। तो इस पूरी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि एक कड़ी को जोड़ने की यहां पर कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है ताकि जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे और ये पता लगा सकें कि आखिर ये विस्फोट किसने किया, क्या इस विस्फोट का मकसद क्या था, और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। आशीष, एक चीज और, आपकी जिन भी सूत्रों से बात हुई हो, एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि क्या जिस लाइन पर अब पुलिस आगे जा रही है, कासिम सुलेमानी का जिक्र करना, उसको चिट्ठी में लिखना और कहना कि ये ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये भी क्या कंफर्म है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड करने की इस तमाम चीजों के जरिए भी कोशिश की गई हो? दरअसल वो लोग कोई और हो और उन्होंने ईरान का यह एंगल बीच में डाला हो। देखिए राजू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्लू दिल्ली पुलिस के हाथ में लगता है, अगर लिफाफे में कोई बात कही जाती है, तो दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी ही करेगी, क्योंकि लिफाफे में साफ तौर पर सोमाली का जिक्र है और ये कहा गया है कि उसका नाम वहां पर बकायदा लिखा गया है और कहा गया है कि ये महज एक ट्रेलर है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा मैंने पहले हल्के में नहीं लिया जा सकता, और वही दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है। मेरे पास समय कम बचा है, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इस बात का मुझे दुख भी है कि इस तमाम लीड्स पर उनसे बात करता अगर समय होता। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, दिल्ली पुलिस उन तमाम पॉसिबल एंगल्स पर आगे बढ़ रही है, और इसमें एनआईए भी मदद कर रही है, जो इस छोटे धमाके लेकिन एक बड़ी चिंता भरे हुए धमाके को लेकर बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पता चलेगा कि वो कितने लोग थे, वो कौन लोग थे, वो कहां थे जिन्होंने इस कोशिश के जरिए भारत में एक बार फिर से आतंकवादी घटनाओं की दस्तक देने की एक कोशिश की।